Hi guys, good morning. How are you? I hope all of you fine. So guys, today I'm going to start a first infectious disease is tuberculosis. Okay. So in this lecture, we will start with the first topic of infectious disease is ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जिसको टीबी बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली ऑन माइक्रोबायोलॉजी पार्ट, ओके। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोजेनेसिस एंड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट पार्ट, ओके। सो वी विल कवर आल्सो द पैथोलॉजी सब्जेक्ट आल्सो, ओके। What are the pathological change in tuberculosis? We will see, okay, in next lecture. But in this lecture, we will discuss about the introduction part, history and properties of Mycobacterium genus, and risk factors, source of infection, and mode of transmission, and classification and antigenic structure of Mycobacterium. Okay. So let's start with a introduction. Okay. द माइकोबैक्टीरिया जो हमारा जो जीनस है माइकोबैक्टीरिया, ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है? जो ये माइकोबैक्टीरिया, उसका ऑर्डर क्या होता है? एक्टिनोमाइसिटेल्स। जैसे कि आपको पता ही है कि ऑर्डर का जो फिक्स है वो क्या है? टेल्स। तो एक्टिनोमाइसिटेल्स के अंडर में आता है, ऑर्डर है जो इसका। फैमिली इसकी है माइकोबैक्टीरियेसी, ये भी इसका सफिक्स है, इससे हम पहचान सकते हैं। फिर जीनस क्या है? जीनस आई ऑलरेडी टोल्ड यू, माइकोबैक्टीरिया, ओके, माइकोबैक्टीरियम। देन स्पीसीज, तो अंडर द माइक्रोबैक्टीरियम्स जीनस सो मेनी स्पीसीज आर देयर, ओके। दैट आई विल टेल यू इन क्लासिफिकेशन पार्ट, ओके। वन मोर थिंग इज द tuberculosis case under the world. If you see worldwidely, you will see one third of the world population, okay, one third of the world population infected with tuberculosis, ठीक है। जिसमें से क्या होता है कि 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख लोग उसमें से मर जाते हैं, ठीक है। और 5 लाख जो लोग हैं वो इन्फेक्ट होते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस से, ठीक है। और हर साल जो भी आते हैं वो 9 मिलियन केस आते हैं, मतलब 9 लाख नए केस इसके आते हैं, ठीक है। तो ये डाटा है, इनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे ही बता दिया आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसकी हिस्टोरिकल पार्ट देखा जाए, अंडर द हिस्टोरिकल पार्ट द माइकोबैक्टीरियम लेप्री विच इज द कम्स अंडर जीनस माइकोबैक्टीरियम लेप्री, डिस्कवर्ड बाय आर्मर हैंसन। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था, क्या था जिसका नाम? आर्मर हैंसन। इसीलिए इसको, किसको? लेप्रोसी को, ठीक है। लेप्रोसी को क्या बोलते हैं? हैंसन डिजीज बोलते हैं ना। तो इसके बेसिलाई जो होते हैं उसको हैंसन बेसिलाई, जो हमारे लेप्रोसी करता है उसको लेप्रोसी डिजीज को हैंसन डिजीज भी बोलते हैं, क्योंकि ये डिस्कवर्ड की गई थी किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट था, आर्मर हैंसन, ठीक है। देन सेकंड वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, सेकंड species under the mycobacterium is tuberculosis, which discovered by Robert Koch, एक साइंटिस्ट था, ठीक है। तो जिसको हम ट्यूबरकल बेसिलाई भी बोलते हैं, जैसे उसको हैंसन बेसिलाई बोला था, इसी को ट्यूबरकल बेसिलाई बोलते हैं। तो जो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था, ये सेटिस्फाई क्या करता था? दिस बैक्टीरिया सेटिस्फाई द कोच पोस्टुलेट्स एंड कोच फेनोमेना। इसके अंदर क्या होता था कि कोच पोस्टुलेट तो आपने पढ़ा होगा ना माइक्रोबायोलॉजी में, जो इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, उसमें पढ़ा होगा कि जो एक बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वो उससे किसी भी जो होस्ट के अंदर जो डिजीज कॉज करता है, उससे वो क्लोजली एसोसिएटेड होना चाहिए, मतलब वो बैक्टीरिया उस होस्ट के अंदर वही डिजीज करता हो, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड। जैसे ट्यूबरकुलोसिस के अंदर गए तो ट्यूबरकुलोसिस क्लोजली एसोसिएटेड हो। उसके बाद क्या होता है कि उसको उससे आइसोलेट कर लेते हैं। आइसोलेट करने के बाद में क्या करते हैं? उसको ग्रो कराते हैं, ठीक है। ग्रो कराने के बाद में कल्चर मीडिया में उसको ग्रो कराने के बाद में फिर से उसको वहां से लेकर फिर से उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो अगर उसको किसी के अंदर इंजेक्ट करेंगे तो वो फिर से ट्यूबरकुलोसिस करेगा, ठीक है।
तो ये था हमारा कोच पोस्टुलेट। तो ये स्टेजेस हैं कि उसको मतलब उससे क्लोजली रिलेटेड होना चाहिए, उसको इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने पर उसने ट्यूबरकुलोसिस किया, फिर उससे निकाला उसको, फिर से उसको ग्रो कराया, ग्रो कराने के बाद में फिर उसको फिर से डाल दिया, ठीक है। तो फिर से उसको, और फिर उसमें लास्ट में क्या होता है कि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारा था क्या, कोच पोस्टुलेट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस फर्स्ट चैप्टर से माइक्रोबायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें रिलेटेड इसको पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो कोच फिनोमिना, अभी कोच फिनोमिना भी है। इसमें क्या होता है कि अगर सपोज कर एक एनिमल्स होता है, उस पर हम ये लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें हम इसके जो बेसिलाई है ना, इनको उसके अंदर डाल देते हैं, तो उसकी सेंसिटिविटी देखते हैं, ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी, उसको उसके अंदर डाल दिया जाता है। तो मतलब पहली बार जब डाला जाता है ना, उसके अंदर गिनी पिग होता है एक एनिमल, उसके अंदर इसको डाल इंजेक्ट कर देते हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी जब एक बार डाला, दोबारा उसको डाला, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी और ज्यादा बढ़ के दिखती है उसमें, तो इसको बोलते हैं कोच फिनोमिना, ठीक है। तो इसको आप उसमें देख सकते हैं, ठीक है। प्रोपर्टीज ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम जीनस, अब जो माइक्रोबैक्टीरियम जीनस है उसके अंदर जितनी भी स्पीसीज आती हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है एसिड फास्ट बेसिलाई। दे आर माइक्रोबैक्टीरियम neither the gram positive or nor gram negative, okay, they are weak as gram positive और नेगेटिव, ठीक है। तो ये पोरली स्टेन होते हैं किससे, ग्राम स्टेन से होती है जो हमारी, ठीक है। तो एसिड फास्टनेस, अब ये एसिड फास्टनेस क्या है, एसिड फास्टनेस नथिंग बट ए रेजिस्टेंस टू द डीकलराइजेशन। जब हम लैब में देखते हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि उसके डीकलराइज होने को, जो डाई यूज करते हैं ना उसमें, हम उसको डीकलराइज होने से ये रजिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है जो हमारी दूसरी बुक है, लैंग की जो बुक आती है, ठीक है, तो उसमें ये देगा एबिलिटी टू रिटेन कार्बोफिसिल स्टेन, ठीक है, डेस्पाइट सबसिक्वेंट ट्रीटमेंट विद H2SO4 और इथेनॉल हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो क्या होता है कि इसकी एबिलिटी है, उसको मतलब जो कार्बोफिसिल उसको रिटेन करने की इसके अंदर एबिलिटी होती है, जबकि हम इसके अलावा सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट, मतलब सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट H2SO4 या जो हमारा ये है एथेनॉल HCl, उससे हम उसका ट्रीट करने के बाद भी, उसको डालने के बावजूद, कंटिन्यूअसली डालने के बाद भी वो अपने उसको रिटेन कर लेता है कलर को, ठीक है। जो पिंकिश का, रेडिश पिंकिश थोड़ा कलर का होता है, ये रॉड होते हैं, कर्वली होते हैं थोड़े से, ठीक है, बीडेड फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है, उसके अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये हुआ इसकी एसिड फास्टनेस। एसिड फास्टनेस नथिंग बट ए रेजिस्टेंट टू डीकलराइजेशन, इसको आप ध्यान रखते हैं। अब ये रेजिस्टेंस क्यों होता है, ठीक है, क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द माइकोलिक एसिड। इसके अंदर एक माइकोलिक एसिड होता है C78 टू C19 के फैटी एसिड होते हैं उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर जो इसकी सेल वॉल होते हैं, ठीक है, उसके अंदर, ठीक। तो उसकी वजह से ये क्या है, रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। अच्छा, और रेजिस्टेंस इसका, ये रेजिस्टेंट होता है किसके लिए, एल्कली और एसिड के लिए, ठीक है। डिहाइड्रेशन के लिए भी, अगर कोई स्पुटम है किसी पेशेंट का, ड्राई स्पुटम है, ठीक है, तो उसमें भी उसका भी ये रेजिस्टेंट करते हैं। आइसोनियाजिड के लिए मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अब इसमें क्या होता है कि जो एक कैटेलेज पेरोक्सिडाइज एंजाइम होता है, ठीक है, जो क्या करता है, हमारी आइसोनियाजिड को एक्टिव फॉर्म में बदलता है। तो अगर उसमें क्या होता है कि अगर उस कैटेलेज पेरोक्सिडेज में म्यूटेशन हो गए, ठीक है, म्यूटेशन हो गए, तो क्या, तो वो वर्क नहीं करेगा, तो वो एक्टिव फॉर्म में नहीं काम करेगा। एक्टिव फॉर्म में नहीं काम करेगा तो क्या होगा कि आइसोनियाजिड हमारी काम ही नहीं करेगी। आइसोनियाजिड नहीं काम करेगी तो क्या मतलब, वो उसके खिलाफ, मतलब वो रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ड्रग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो ये हुआ। फिर इसका है, इसके अंदर क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम के अंदर G+C रेशियो, जो इसका डीएनए होता है, ठीक है, ग्वानिन और साइटिन का रेशियो होता है, जो 61 to 70 मोल% होता है। एक्सेप्ट क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो G+C का रेशियो होता है, G+C रेशियो मतलब ट्रिपल बॉन्ड होते हैं G और C के बीच, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि 55 to 57 मोल पर सेकंड ये होता है, ठीक है। तो ये हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि ये स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है। माइकोबैक्टीरियम आर स्लो ग्रोइंग, ऑल आर स्लो ग्रोइंग।
दे टेक्स टाइम इन कल्चर मीडिया अबाउट 18 आवर्स। ओके 18 आवर्स, मतलब ये 18 घंटे तक इसको ग्रो, मतलब इसको अगर हम ग्रो करने के लिए जाए तो 7 या 8 वीक लग जाते हैं इसको, ठीक है, ग्रो कराने में। तो ये हुआ, ठीक है। तो ये स्लो ग्रोइंग होते हैं, एक्सेप्ट किसके अलावा, एक है जो हमारा जो फास्ट ग्रोइंग करता है, इसके अंदर ये एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको एक्सेप्शन के तौर पे माइकोबैक्टीरियम चिलोनी, ठीक है, इसको एक्सेप्शन। ये एक है जो रैपिडली क्या करता है, ग्रो करता है, रैपिडली ग्रो करता है। क्यों, ये एक ऐसा माइकोबैक्टीरियम है, जब कोई हम प्रोस्थेसिस डालते हैं ना अंदर, जैसे हार्ट के वॉल के अंदर डाल देते हैं, कोई और भी प्रोस्थेसिस डाल देते हैं, लिम्ब वगैरह में कोई भी प्रोस्थेसिस बाहर से हम डालते हैं और में, तो उसमें ये इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है, वहां से ही। तो ये हुआ, ठीक है, एक एक्सेप्शन है, ये एक फास्ट ग्रोइंग है, बाकी सब स्लो ग्रोइंग है, ठीक है। देन ये ऑल आर नॉन मोटाइल, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ओके, then one more is weak gram positive, I already told you this thing। okay, then they are slightly curve और straight bacilli, रोड शेप होते हैं, ठीक है, इस तरह से रोड शेप से होते हैं, इस तरह से, ऐसे, ठीक है, ऐसे बीडेड फॉर्म में भी दिखते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हुआ, ठीक है, स्ट्रेट भी होते हैं, स्लाइटली कर्व भी होते हैं, ठीक है, ऐसे। और ओब्लिगेट एरोबिक और माइक्रो एरोफिलिक है, ये ऑल आर ऑब्लिगेट मतलब ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। ओके, ठीक है, तो इनके लिए ऑक्सीजन जरूरी है। जब ट्यूबरकुलोसिस करते हैं तो हमारे अंदर लंग्स के अंदर क्या है, ऑक्सीजन ही तो होती है, तभी वो सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो एरोफिलिक मतलब थोड़े अमाउंट में ऑक्सीजन है तो वहां पे ये सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। कोड फैक्टर, इसके अंदर एक फैक्टर होता है, ठीक है, ट्रीहेलोस डाइमाइकोलेट, ठीक है। इसके अंदर एक क्या होता है, इनके अंदर कॉड फैक्टर होता है, ठीक है, जो इसकी विरुलेंसी को बताता है कि मतलब ये कितना घातक है, ठीक है, विरुलेंसी को बताता है। तो ये मतलब सर्पेंटाइन, एक सांप की तरह, ठीक है, इस फैशन में सर्पेंटाइन कॉर्ड लाइक पैटर्न होता है इसके अंदर, ठीक है। देन सो ब्रांचिंग, तो ये क्या होता है कि हमारी जो कुछ फंगाई होती है, रेड फंगाइज की तरह, ये मतलब कुछ सो ब्रांचिंग शो करते हैं लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया के अंदर ये क्या करता है कि ये ब्रांचिंग शो करता है। जैसे कि हमारा एक इसके अंदर दो मीडिया यूज करते हैं, जैसे लिक्विड मीडिया ब्रूक्स मीडिया, 7H9 का एक वो होता है, और एल्जे मीडिया लॉन्सिन जॉनसन मीडिया, जिसमें एग योक और मेलाकाइट ग्रीन, ठीक है, डाई यूज किया जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है, ठीक है। तो ये है हमारा, ये हुआ, ठीक है, ये नाइदर ग्रेम पॉजिटिव नॉर ग्रेम नेगेटिव। ओके, ओनली एसिड फास्ट बैक्टीरिया एक्सेप्ट, ठीक है, ये सब एसिड फास्ट बैक्टीरिया है एक्सेप्ट नोकार्डिया, ठीक है, नोकार्डिया के अलावा। अब इसमें क्या है, अब मैं इसमें बता देता हूँ इसका क्लासिफिकेशन आपको लेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो हमारा क्या बताता है, ह्यूमन ट्यूबरकल बोल सकते हैं जिसको, ठीक है, ह्यूमन ट्यूबरकल बोल सकते हैं, ट्यूबरकल बैसिलाई, ठीक है। तो फिर है माइकोबैक्टीरियम बोविस, जो हमारे कैटल्स वगैरह में ये जिसकी वजह से टीबी होती है, उनसे हम में टीबी आ सकती है, हम में ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो सकता है। फिर है माइकोबैक्टीरियम कैप्टी, ये भी बोविस से रिलेटेड है, ठीक है, क्लोजली एसोसिएटेड है। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकन, जो अफ्रीकन लोग हैं उन लोगों में, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी, ठीक है। देन माइकोबैक्टीरियम पिनिपेडी, सील में ये इन्फेक्शन करता है, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम कैनेटी, ठीक है। तो ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है। फिर आता है हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्टेसी, ठीक है, जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस नहीं करते हैं, जैसे कि वो कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में, सोइल में, वाटर में, वो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी पाने पर वो इन्फेक्शन कर देते हैं, ठीक है। उसका एग्जांपल जैसे एम्फेली, ठीक है, ग्रास में पाया जाता है ना, माइकोबैक्टीरियम स्मैग्मेटिक, ओके। जो हमारा क्या होता है कि कई बार जेनेटल ऑर्गन में देखा होगा ना आपने, प्यूपिस के पास में व्हाइट कलर का सा व्हाइटिश ब्राउन सा कलर का एक वो, उसको स्मैग्मा बोलते हैं, ठीक है, तो हो जाता है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक माइकोबैक्टीरियम, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम का मतलब है जो कि बाहर के एनवायरमेंटल में ये भी पाए जाते हैं, ठीक है, डस्ट वगैरह में या फिर और जो भी बाहर का कूड़ा करकट होता है वहां पे सेप्रोफाइटिक बैक्टीरियम वहां पे ये मिलते हैं, ठीक है।
फिर है एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो ट्यूबर की वजह से माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेल्युलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये अभी हमारे ट्यूबरकुलोसिस करते हैं। फिर है माइकोबैक्टीरियम कैंससी, ठीक है। तो ये हमारे एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया हुए, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा जी, अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आप बता देता हूँ इसके रिस्क फैक्टर क्या है। मतलब रिस्क फैक्टर का मतलब आपको पता है क्या है? रिस्क फैक्टर का मतलब है जो किसी चीज को बढ़ावा दे रहा है। कॉज का मतलब, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कॉज का मतलब होता है जैसे कि माचिस और पेट्रोल, दो चीजें, ठीक है। माचिस अगर हमने तीली को जलाया, ठीक है, तो उसको मैच को लेके हम उसको तीली को जलाते हैं, तो वो काम कर रहा है पॉजिटिव एजेंट का, कि मतलब वो कॉज कर रहा है। रिस्क फैक्टर मतलब आग, उसमें पेट्रोल डाल दिया तो मतलब वो उस चीज को बढ़ावा देगा, ठीक है, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? अगर कोई स्पूटम पॉजिटिव केस है, ठीक है, अगर जिसका मतलब उसके स्पूटम से हमने डायग्नोस कर लिया कि भाई इसको टीबी है, तो वो उसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करेगा, ठीक है, तो दूसरे लोगों में फैला देगा। बैसिलरी लोड, अगर कोई स्पूटम के अंदर, ठीक है, एक एम एल में 10⁴ बेसिलाई अगर हैं, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर का काम। कैविटरी लीजन्स इन लंग्स, अगर किसी में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से कैविटी बन गई है, ठीक है, ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ओवर क्राउडिंग मतलब एक कमरा है, उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, या कोई बाहर कोई मतलब कल्चरल वो चल रहा है प्रोग्राम, तो उसमें लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो ठीक है, उसकी वजह वो भी एक इसके लिए रिस्क फैक्टर का काम करता है। फिर लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब किसी का इकोनॉमिकल स्टेटस है वो लो है, मतलब उनकी पर कैपिटा जो उनकी जो सैलरी वगैरह है वो बहुत कम है, ठीक है, और लेस हाइजेनिक, उनमें हाइजेनिक नहीं है, ठीक है, लो सैनिटेशन, सब ये सारे कम है। इम्यूनिटी उनकी डिग्री सेलुलर इम्यूनिटी उनकी डिक्रीज है, ठीक है। सेलुलर इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पैथोलॉजी, जब इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन देखेंगे तो देखेंगे उसमें, ठीक है। उसमें TH1 और TH2 हेल्पर सेल का वो होता है, उसको क्या है, हमारी जो मैक्रोफेजेस उसको प्रेजेंट करती हैं इसके एंटीजन को टी हेल्पर सेल के लिए, ठीक है, तो वो बाद में करेंगे, ठीक है। कोमोर्बिड कंडीशन, अगर उसकी सेलुलर इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो HIV की वजह से, अगर उसमें HIV का इन्फेक्शन है, तो उसमें ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। कोमोर्बिड कंडीशन, जैसे किसी ने ट्रांसप्लांट किया, किडनी ट्रांसप्लांट किया, ठीक है, कोई भी ऑर्गन जैसे ट्रांसप्लांट किया, तो उसमें हार्ट की सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट कुछ भी हुआ हो, उसमें बहुत चांस होते हैं। स्मोकिंग वगैरह, डायबिटीज है, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर है, जो बाहर से ड्रग का अब्यूज करते हैं, ठीक है। जो एज है सबसे ज्यादा क्या है कि एक्सट्रीमली देखा जाता है एक्सट्रीम एज वालों में, ठीक है, बहुत ज्यादा देखा जाता है एक्सट्रीम एज है, ठीक है, 60-70 एज के बाद में, और चिल्ड्रन में बहुत ज्यादा देखा जाता है, दो में, ठीक है, मिडिल एज में कम होता है। उसके बाद सेक्स में देखा जाए तो जो फीमेल होती है, ठीक है, फीमेल में एट मिडिल एज, मतलब बोल सकते हैं कि 35 से 40-45 के बीच में ज्यादा फीमेल में पाया जाता है, और एक्सट्रीम एज में ये मेल में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। अब इसका मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसके दो ही हैं, ह्यूमन केसेज है, अगर उसका कोई केस है तो उसका ह्यूमन सोर्स है, ठीक है। तो एनिमल बोवाइन, मतलब एनिमल भी इसका सोर्स हो सकता है, जैसे कि किसी भी केटल को है बोवाइन ट्यूबी, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस, तो वो हमारे अंदर भी, मतलब भैंस गाय वगैरह किसी में है, तो उससे हम में भी ये आ सकती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इनहेलेशनल द्वारा, ठीक है, इनहेल करते हैं, जैसे किसी ने स्नीज किया, ठीक है, बात करते वक्त कुछ स्पिट कर दिया थोड़ा बहुत, ऐसा कुछ मतलब चीजें आ रही है, वो हमें डायरेक्टली इनहेल हमने वो कर लिया, जिनका साइज लेस देन 5 to 10 माइक्रोमीटर से जाओ, ठीक है। तो एक न्यूक्लिया, अगर एक स्नीज किया है, एक स्नीज के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियाई के अंदर 3000 जो बेसिलाई है वो होते हैं, ठीक है, तो सोच सकते हैं आप कितनी खतरनाक है, ठीक है। तो इनोकुलेशन, अगर किसी को हमने मतलब डायरेक्टली किसी चीज को इनोकुलेट कर दिया उसके अंदर, ठीक है, बेसिलाई को, तो वो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का इंजेक्शन, अगर स्वेलोइंग कोई बच्चा है वो अपने स्पूटम को ही सोलो कर गया, तो उसकी वजह से, और अनपास्चुराइज मिल्क, अगर मिल्क है वो पास्चुराइज नहीं है, ठीक है, पास्चुराइजेशन उसका नहीं हुआ है, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। अब आता है इसका एंटीजेनिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में ये हमारा डायग्राम है, ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है, फास्फोटाइडिल आयनोसिटोल मोनोसाइट, ठीक है, ये होता है इसके अंदर।
ये प्रोटीन्स है, ठीक है। फिर इसके बाद है लाइपोप्रोटीन, एक है लाइपो अरेबिनो मेनन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जाओगे ना, जब इसकी पैथोलॉजिकल कंडीशन में पैथोजेनेसिस में पढ़ेंगे तो क्या होता है कि LAM, ठीक है, LAM बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लाइपो अरेबिनो मेनन। तो ये क्या होता है, जो हमारी होस्ट सेल होती है ना, होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल की मतलब बोल सकते हैं कि जो हमारी एल्वेओलर सेल होती हैं, जो मैक्रोफेज होती हैं, ठीक है, उनसे ये, ठीक है, उनसे ये बाइंड होता है, ठीक है। इसके LAM के रिसेप्टर होता है उसके ऊपर, तो ये उससे बाइंड हो जाता है। उसके अंदर कुछ पोरीन्स वगैरह होती हैं कंबाइंड, जो ये प्रोटीन्स और ये सारी प्रोटीन होती हैं, क्या होता है, ये हमारी जो वैक्स उससे ये मतलब उससे ये जुड़े हुए रहते हैं, और ये हाइपर सेंसिटिविटी को ये इलिसिट करते हैं। तो देखते हैं ना, हाइपर सेंसिटिविटी उससे जुड़े गया, फिर उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है, टी हेल्पर सेल को, इसके एंटीजन को, तो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद है प्यूरिफाइड प्रोटीन, पोरिन प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, PPD, ठीक है। तो ये ट्यूबरकुलिन टेस्ट के लिए, जिसे मेंटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, मेंटॉक्स टेस्ट के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये एक सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस है। तो अगर हम किसी के अंदर क्या करते हैं कि इसमें मेंटॉक्स टेस्ट में, ठीक है, मेंटॉक्स टेस्ट में क्या करते हैं कि हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो इंजेक्ट करने के बाद में क्या होता है, 28 आवर्स या 72 आवर्स के बाद में हम क्या देखते हैं, इंड्यूरेशन देखते हैं, उसके अराउंड में कितना स्वेलिंग हुआ है, ठीक है। वो स्वेलिंग क्यों होती है, वहाँ पे सारी मैक्रोफेजेज वगैरह हैं, तो वो आ जाती है, तो वहाँ इकट्ठा होने लगती है, तो जिससे वो हमारा वहाँ रेड सा वो होने लगता है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेज वगैरह। तो वो इंड्यूरेशन देखते हैं, फिर उसको कैलिपर्स से हम उसको, ठीक है, एक डिजिटल कैलिपर्स होता है, उससे हम उसको मतलब मेजर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट। अब ट्यूबरकुलिन टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी है, ठीक है। वो ये बता सकता है अगर पॉजिटिव है, उसके अंदर साइज होता है, ठीक है, इसके अंदर 0.1 ml डालते हैं वो टेस्ट के लिए, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं, तो इसमें साइज होता है कि इतना बढ़ गया, तो मतलब एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, उसके अगर उससे ज्यादा है तो उसमें है, मतलब उसका इन्फेक्शन है। ये नहीं है कि इससे कंफर्म हो गया कि भाई इसको टीबी है, तो उससे हम ये कर सकते हैं, हाँ इसके अंदर इसका इन्फेक्शन, ठीक है। तो अब इसका साइटोप्लाज्मिक एंटीजन, अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सोल्यूबल प्रोटीन होती है, क्या क्या होती हैं, एंटीजन 5, 6 और 16, ठीक है, जिनको हम डायग्नोस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी, इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनती है वो हमारी अब बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने, ठीक है, क्योंकि वो उनका कोई डायग्नोसिस में रोल ही नहीं होता, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी सेल वॉल एंटीजन जो इंसोल्यूबल होती है उसमें पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, वो सेफ जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है, ये हमारी जो पेप्टिडोग्लाइकेन है, ठीक है, ये इसकी शेप और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। फिर अरेबिनोलैक्टेन होता है, ठीक है, इसके ऊपर। फिर इसके माइकोलिक एसिड होता है, जो मैंने बताया C17 to 78 to 19 फैटी एसिड की बनी हुई रहती है। उसके बाद माइकोलिक एसिड के ऊपर माइकोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो ये अरेबिनोगैलेक्टोन लेयर फॉर सर्वाइवल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन, जो माइकोबैक्टीरियम है, जो ये हमारा जो एजेंट है, उसके सर्वाइवल के लिए अरेबिनोगैलेक्टोन लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर है जो, ठीक है, अरेबिनोगैलेक्टोन उसके रेस्पॉन्सिबल होती है उसके सर्वाइवल के लिए, मैक्रोफेज के अंदर कैसे उसको जीना है, जीने के लिए है, ठीक है, ठीक है। माइकोलिक एसिड है ये एसिड फास्टनर, और एंटीबायोटिक के एंट्री को प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये हमारी सारी आउटर लेयर्स है जिसमें माइकोसाइट ये हैं, ठीक है, माइकोसेरोस्टेट्स हैं, एसाइल ग्लिसरॉल है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो गाइज आई थिंक आई होप समथिंग फ्रॉम दिस क्लास something you get, okay. So I think I covered everything, okay, microbiology part, okay. So in next lecture we will discuss about pathogenesis and diagnosis part and treatment, okay. So if you can pause your video, okay, and then you can write down, okay, because these things are very small or okay, my handwriting also not good, so you can pause your video and you can write down, okay. So and so many I already explained everything, okay. In between the video you can hear my words, whatever I told you, okay, so you can understand better, okay.
सो गाइज, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम, फिर इसमें हम क्या करें, उसकी पैथोजेनेसिस और उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, सी यू सून।